नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में उदयपुर संभाग का एक नया जिला को आज पढ़ने जा रहे हैं। वो है डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिले से संबंधित सभी भौगोलिक, कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई सभी जानकारी इसमें अपन पढ़ेंगे और फिर अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अपन अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डूंगरपुर जिला। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक। डूंगरपुर जिला जो है उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग में अपन ने देखे थे, उदयपुर जिला पढ़ लिया था, उसके बाद में अपन ने चित्तौड़ पढ़ लिया था, राजसमंद पढ़ लिया है और एक नया जिला आज डूंगरपुर पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का अपन अध्ययन करेंगे। राजस्थान के मानचित्र में डूंगरपुर की अवस्थिति देखें तो डूंगरपुर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के जो दक्षिणी भाग में देखे, ये रहा है डूंगरपुर है। उसके ऊपर उत्तर में बात करें तो ये उदयपुर जिला है, ये उदयपुर जिला है और दक्षिण में बांसवाड़ा है और गुजरात राज्य के साथ ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। तो ये हो गए राजस्थान में इसकी अवस्थिति। अपन ने राजस्थान के मानचित्र में डूंगरपुर को देख लिया है। फिर बात करते हैं आगे डूंगरपुर का शुभंकर की बात करें तो डूंगरपुर का शुभंकर है जंगली धोक। डूंगरपुर का शुभंकर है जंगली धोक। उपनाम की बात करें तो इसे पहाड़ियों की नगरी कहा जाता है। पहाड़ियों की नगरी कहते हैं डूंगरपुर को। पहाड़ियों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को कहा जाता है। सामान्य परिचय देखे डूंगरपुर का, डूंगरपुर जिले को डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी में बसाया था। 1358 में डूंगर सिंह जी ने बसाया था और इस समय यह कस्बा डूंगरिया भील की ढाणी के नाम से जाना जाता था। डूंगरिया भील की ढाणी के नाम से जानते थे डूंगरपुर को। डूंगर सिंह जी के वंशज वे उदय सिंह जी। उदय सिंह के दो पुत्र वे पृथ्वीराज और जगमाल। 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें राजस्थान के लगभग सभी राजपूत शासक महाराणा सांगा का साथ दिया था, बाबर के विरुद्ध लड़े थे। तो वागड़ से आए थे महारावल उदय सिंह जी, सेना लेकर के आए थे और इस खानवा के युद्ध में उदय सिंह जी वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे। वही उदय सिंह जी ने जो वागड़ क्षेत्र है, मैप में वापस देखते हैं, ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ये पूरा वागड़ क्षेत्र कहलाता था। तो उदय सिंह जी ने यहाँ से जो माई नदी निकल रही है, इस माई नदी को सीमा मानते हुए वागड़ को दो भागों में बांट दिया। माई नदी के जो पूर्वी भाग है इसको तो बांसवाड़ा कहने लगे हैं और माई नदी का पश्चिमी भाग जो है इसको डूंगरपुर का नाम दे दिया था। बांसवाड़ा क्षेत्र जगमाल को दे दिया और डूंगरपुर क्षेत्र जो है पृथ्वीराज को दे दिया। तो उदय सिंह ने वागड़ राज्य के दो टुकड़े कर माई नदी को उस राज्य की सीमा रेखा मानकर पूर्वी भाग बांसवाड़ा जगमाल को दे दिया है और पश्चिमी भाग पृथ्वीराज को दे दिया है। और एकीकरण के समय 25 मार्च 1948 को डूंगरपुर का जो दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान संघ में विलय किया गया। इस समय डूंगरपुर के शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह। तो ये अपन ने डूंगरपुर के बारे में सामान्य जानकारी देखी है। डूंगरपुर का शुभंकर है जंगली धोक। उपनाम देखा है, उपनाम है पहाड़ों की नगरी। सामान्य परिचय में देखा था, डूंगरपुर की जो स्थापना है वो 1358 ईस्वी में डूंगर सिंह ने की थी। उस समय इसको डूंगरिया भील के नाम से जाना जाता था। वागड़ के महारावल उदय सिंह ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए बाबर के विरुद्ध लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुआ था। उसी उदय सिंह ने
वागड़ क्षेत्र को दो भागों में बांटा था, माई नदी को सीमा मानते हुए। माई नदी का जो पूर्वी भाग है बांसवाड़ा, जो जगमाल को दे दिया, और माई नदी का पश्चिमी भाग पृथ्वीराज को दे दिया है। और एकीकरण के समय 25 मार्च 1948 को डूंगरपुर का राजस्थान में विलय कर दिया जाता है, और इस समय डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह जी। चले आगे बात करते हैं भौगोलिक उपनाम। भौगोलिक और कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है डूंगरपुर को? वागड़ क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, वागड़ क्षेत्र काफी बार नाम आएगा ज्योग्राफी में, वागड़ क्षेत्र, वागड़ का मैदान। तो वागड़ जो क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्य जो मैदानी क्षेत्र है इसको वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वागड़ की राजधानी बड़ौदा हुआ करती थी, बड़ौदा प्राचीन काल में, जहां से संवत 1349 को महाराजा वीर सिंह देव का एक शिलालेख मिला है। ठीक है, तो वागड़ क्षेत्र ध्यान रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट बात करें भौमट क्षेत्र। भौमट डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर जिले का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको भौमट कहते हैं। मैप में देखते हैं अपन, ये जो डूंगरपुर रहा है, ये डूंगरपुर, उदयपुर और ये सिरोही, इन तीनों का जो पहाड़ी क्षेत्र है, भील बाहुल्य क्षेत्र है, इसको भौमट क्षेत्र कहते हैं। यहीं पर मोतीलाल तेजावत जी ने एक ही आंदोलन चलाया था भौमट क्षेत्र में, फिर उसको भौमट आंदोलन भी कहते हैं। भौमट क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है इसको मेवल कहा जाता है। तो वागड़, भौमट और मेवल हो गया। नेक्स्ट देखते व्याघ्रवाट, गुप्त प्रदेश और पुष्प क्षेत्र। जंगली जीवों का प्रदेश होने के कारण इसको व्याघ्रवाट प्रदेश कहते हैं। व्याघ्रवाट जंगली जीव जो है व्याघ्रवाट कहते हैं, बाघों को, इस बाघ को कहते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन समय में काफी जंगली जीव रहते थे, इसलिए इसको व्याघ्रवाट प्रदेश कहते हैं। और प्राचीन काल में जंगल थे तो काफी पुष्प लताएं होने के कारण इसे पुष्प क्षेत्र का नाम से भी जानते हैं। ऋषि मुनियों ने पाताल देश का गुप्त प्रदेश कहा है, और चालुक्य वंश के राजाओं का अधिकार था, तब इसको लाट प्रदेश भी कहा जाता है। तो अपन ने कौन कौन से नाम देखे भौगोलिक उपनाम में? वागड़ क्षेत्र कहते हैं, भौमट क्षेत्र कहते हैं, मेवल क्षेत्र, व्याघ्रवाट, गुप्त प्रदेश, पुष्प क्षेत्र और लाट प्रदेश के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रमुख नदियों की बात करें, प्रमुख नदियां, तो कौन कौन सी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है डूंगरपुर से? तो डूंगरपुर में एक त्रिवेणी संगम है, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम कौन से जिले में है? डूंगरपुर जिले में है, नवाटापुरा गांव में है, नवाटापुरा गांव में, जहां पर सोम, माही और जाखम ये तीन नदियों का संगम होता। सोम, माही और जाखम तीन नदियों का संगम होता बेणेश्वर त्रिवेणी संगम में। सोम नदी जो उदयपुर की बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकल करके आती है ना। माई नदी मध्य प्रदेश से मैद झील से निकल के आती है। जाखम नदी प्रतापगढ़ से आती है, बवरमाल की पहाड़ियाँ। तो ये तीनों जो है नदियाँ मिल रही है बेणेश्वर डूंगरपुर में। ठीक है, बाकी की डिटेल नदियों की अपन अलग अलग जिले में, जिस जिले से उद्गम हो रहा है उस जिले के अंतर्गत देखेंगे। अभी केवल अपन ने देखा त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट मोरेन नदी। मोरेन नदी, मोरेन नदी डूंगरपुर जिले की, डूंगरपुर में इसका उद्गम होता है और गलियाकोट के निकट ये माई नदी में मिल जाती मोरेन। ध्यान रखना मोरेन नदी की बात कर रहे हैं, जबकि एक मोरेल नदी है। मोरेल नदी, मोरेल नदी अलग है। मोरेल नदी का उद्गम जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ियों से होता है, वो बनास की सहायक नदी है, तो वो है मोरेल नदी है। और ये मोरेन नदी है। मोरेल नदी ये जयपुर से निकलती है, चैनपुरा की पहाड़ियों से। चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट उदयपुर में स्थित प्रमुख जिले। जिले की बात करें कौन कौन सी यहाँ पे जिले हैं उदयपुर में? तो एक इम्पोर्टेंट झील है गेव सागर झील। गेव सागर झील, गेव सागर, गेव भी बोलते हैं इसको और गेव भी बोलते हैं। गेव सागर झील आ जाए तो भी सही है, गेव सागर झील और गेव सागर भी कहते हैं। डूंगरपुर में स्थित है। इसे एडवर्ड बांध भी कहा जाता है, इसे एडवर्ड बांध के नाम से भी जाना जाता है गेव सागर झील को। इसका निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। गेव सागर झील का निर्माण
महारावल गोपीनाथ ने करवाया। और इस झील के मध्य महाराव पुंज राय ने बादल महल का निर्माण करवाया। गेव सागर झील के मध्य महारावल पुंज राय ने बादल महल का निर्माण करवाया। और इसी झील के किनारे, गेव सागर झील के किनारे गुरु भक्त बालिका कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। रास्तापाल कांड आगे पढ़ेंगे भी अपन। रास्तापाल कांड में कालीबाई शहीद हुई थी, उनका स्मारक भी गेव सागर झील के किनारे बना हुआ है। तो ये देखिए अपन ने गेव सागर झील। फिर बात करते हैं प्रमुख बावड़ियां। प्रमुख बावड़ियां, तो डूंगरपुर में कौन कौन सी बावड़ी है? नौलखा बावड़ी, काफी एग्जामों में पूछा हुआ है। नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण 1856 ईस्वी में आस्करण की पत्नी रानी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया है। तो ये प्रेमल देवी नाम ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सीधा सीधा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया है, डूंगरपुर में है। त्रिमुखी बावड़ी डूंगरपुर में है और इसका निर्माण महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे ने इसका निर्माण करवाया था, त्रिमुखी बावड़ी। और एक उदय बावड़ी है डूंगरपुर में, जिसका निर्माण महारावल उदय सिंह ने करवाया। तो झील में देखी थी अपन गेव सागर झील, एडवर्ड झील भी कहते हैं। गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया, महारावल पुंजराय ने बादल महल का निर्माण करवाया। और इसी झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। झीलों में बावड़ियों में बात करें तो नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया। त्रिमुखी बावड़ी राय सिंह की पत्नी रामरस दे ने इसका निर्माण करवाया। उदय बावड़ी उदय सिंह ने बनाई थी। चलो, ये है गेव सागर झील। गेव सागर झील है, देखिए ये गेव सागर, इसके अंदर बादल महल बने हुए हैं झील के बीच में। ये है नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी। आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने इस नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है नौलखा बावड़ी भी। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख परियोजनाएं। प्रमुख परियोजनाएं, डूंगरपुर जिले से कौन कौन से परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न आता है? तो परियोजनाओं में देखिए सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? सोम नदी पर चलाई जा रही है। डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न आता है, सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? तो आप बताएंगे डूंगरपुर जिले से। सोम नदी पर है और कमला अंबा गांव है। सोम नदी पर है और कमला अंबा गांव में स्थित है, इसलिए ये चलाई जा रही है, इसलिए इसको सोम कमला अंबा परियोजना कहा जाता है। ठीक है। और इसी सोम नदी पर आपको पता हो तो उदयपुर में सोम कागदर परियोजना चलाई जा रही है। सोम कागदर परियोजना आ जाए तो उदयपुर जिले में सोम नदी पर, और सोम कमला अंबा परियोजना आ जाए तो डूंगरपुर जिले में है सोम नदी पर। नेक्स्ट भीखाभाई सागवाड़ा नहर। भीखाभाई सागवाड़ा नहर, भीखाभाई सागवाड़ा नहर, यह भी डूंगरपुर जिले में माई नदी से एक नहर निकाली गई है, भीखाभाई सागवाड़ा नहर। चले फिर आगे बात करते हैं प्रमुख मिट्टी। एक मिट्टी डूंगरपुर में, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी। यह भी एग्जाम एक टारगेट का प्रश्न रहता है, काफी एग्जामों में पूछा हुआ है। लाल लोमी मिट्टी सीधा सीधा आता है कि लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में इसका विस्तार है लाल लोमी मिट्टी, और इसमें लोहे तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल रंग होता है। लोहे तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल रंग होता है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस तत्वों की कमी होती है। और जो लाल लोमी मिट्टी है वो मक्का की फसल के लिए भी उपयुक्त है। मक्का की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कौन सी मिट्टी? लाल लोमी मिट्टी। चले आगे पशुधन की बात करते हैं। पशुधन में बात करें तो राज्य में सूअरों की न्यूनतम संख्या डूंगरपुर में है
जबकि सबसे ज़्यादा सुअर भरतपुर में है। और घोड़े, न्यूनतम घोड़े डूंगरपुर जिले में है और सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। तो अपन ने परियोजना देखी है सोम कमला अम्बा परियोजना, सोम नदी पर है, सोम नदी और कमला अम्बा गांव है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर डूंगरपुर जिले में, माई नदी से भीखाबाई सागवाड़ा नहर निकाली गई है। नेक्स्ट बात करें, प्रमुख मिट्टी लाल लोमी मिट्टी दक्षिणी भाग में है और लोहे तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है और मक्का की फसल के लिए उपयुक्त है। पशुधन की बात करें तो पशुधन में हो गया सुअर, जो सुअर सबसे कम सुअर डूंगरपुर में पाए जाते हैं और सबसे कम घोड़े भी डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज की बात करें, कौन सा खनिज डूंगरपुर जिले से निकलता है? तो फ्लोराइड या फ्लोर्सपार, फ्लोराइड या फ्लोस्पार, ये डूंगरपुर जिले के मांडू की पाल से निकलता है। अभी जो अग्निशमन जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था, मांडू की पाल से कौन से खनिज निकलता है, कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्लोस्पार या फ्लोराइड, ये नाम आप ध्यान रखोगे। और इसमें उत्पादन देश का तीसरा स्थान है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे गुजरात और तीसरे नंबर पे अपना राजस्थान है फ्लोस्पार के उत्पादन में। मांडू की पाल वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसके अलावा डूंगरपुर में पारेवा पत्थर निकलता, पारेवा पत्थर के लिए डूंगरपुर जिला प्रसिद्ध है। चले नेक्स्ट देखते हैं हस्तकला। हस्तकला रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग के लिए गलियाकोट डूंगरपुर प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग, सोप स्टोन की मूर्तियां और खिलौने बनाए जाते हैं रमकड़ा उद्योग में। तो रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर। ये माही नदी के किनारे स्थित है गलियाकोट, माही नदी के किनारे हैं गलियाकोट। इस गलियाकोट में फिर आगे पढ़ेंगे अपन दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। चले तो अपन ने बात की थी खनिज, फ्लोस्पार मांडू की पाल है, पारेवा पत्थर और रमकड़ा उद्योग, इसके लिए भी डूंगरपुर जाना जाता है। आगे बात करते हैं प्रमुख मंदिर। मंदिरों की बात करें तो पहला देख रहे हैं देव सोमनाथ का मंदिर। देव सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर के पास देव गांव में सोम नदी पर बना हुआ है, देव सोमनाथ का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव में है बेणेश्वर धाम, और इसे वागड़ का पुष्कर कहते हैं, वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है बेणेश्वर धाम को। शिव मंदिर है यहाँ पर, आदिवासियों के लिए सर्वाधिक पूजा जाने वाला ये आस्था का स्थल है बेणेश्वर धाम। मंदिर का निर्माण महारावल आस्करण ने करवाया था, वही आस्करण जिनकी पत्नी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी बनाई थी। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, इंपॉर्टेंट है। बेणेश्वर धाम में मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा। और इस धाम की स्थापना की थी संत माऊजी ने। संत माऊजी ने इस बेणेश्वर धाम की स्थापना की है और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर धाम को कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर जिला, नवाटापुरा गांव है। वागड़ का पुष्कर कहते हैं, वागड़ का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का सर्वाधिक पूजा जाने वाला आस्था स्थल है। आस्करण ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया है। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। संत माऊजी ने इस धाम की स्थापना की थी, इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यहाँ पर एक खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को अभी तक पुजारी के अलावा किसी ने भी छुआ तक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं गौरीबाई का मंदिर। गौरीबाई का मंदिर डूंगरपुर में है। गौरीबाई, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है, वागड़ की मीरा। ठीक है, और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं और इस वागड़ की मीरा को मीराबाई, मीराबाई से याद रखेंगे गौरीबाई। गौरीबाई, गौरी देवी अलग है, गौरीबाई अलग है।
तो यहाँ पर बात कर रहे हैं गौरी बाई, मीराबाई से याद रखना गौरी बाई। वागड़ की मीराबाई किसे कहते हैं? गौरी बाई। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शिव सिंह ने करवाया था। मीराबाई की तरह भी गौरी बाई ने भगवान कृष्ण की पूजा की थी, इसलिए इनको वागड़ की मीराबाई कहा जाता है। मुरला गणेश मेला डूंगरपुर में दीपावली की दूज पर यहाँ पर मेला बढ़ता है, मुरला गणेश जी का। श्रीनाथ जी का मंदिर, तो एक श्रीनाथ जी का मंदिर डूंगरपुर में भी है, ध्यान रखना। वैसे एक श्रीनाथ जी नाथद्वारा सिहाड़ गांव में है और एक श्रीनाथ जी अपने डूंगरपुर में भी है। महारावल पुंज राय ने श्री गोवर्धन नाथ जी व राधिका जी का आदम का प्रतिमा स्थापित कर इस मंदिर का निर्माण करवाया। हरि मंदिर सबला गांव डूंगरपुर में है और संत माव जी को समर्पित इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है हरि मंदिर में। चलिए नेक्स्ट है शिव ज्ञानेश्वर शिवालय डूंगरपुर में है। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय डूंगरपुर में गेव सागर झील के किनारे है। ये महारावल शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कुंवरी की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण करवाया है, शिव ज्ञानेश्वर शिवालय। अगला है विजयराज राजेश्वर मंदिर और इस गेव सागर झील के किनारे है। उदय सिंह द्वितीय ने अपनी रानी उदय सिंह द्वितीय की रानी उमेद कंवर ने इसका निर्माण करवाया है विजय राजेश्वर मंदिर का। नेक्स्ट बाजवा माता का मेला बढ़ता है। बाजवा माता आसपुर गांव में है और नीला पानी का मेला हाथोड़ गांव में नीला पानी का मेला बढ़ता है डूंगरपुर में। तो कौन कौन से मंदिर देखे हैं? देव सोमनाथ का मंदिर देखा है, बेणेश्वर धाम देखी है, बेणेश्वर धाम का मेला है, और गौरीबाई का मंदिर देखा, मुरला गणेश मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, हरि मंदिर और शिव ज्ञानेश्वर शिवालय, विजय राजेश्वर और बाजवा का मेला, नीला पानी का मेला देखा। फिर देखते प्रमुख संत व संप्रदाय। प्रमुख संत व संप्रदाय से क्या क्या प्रश्न बनता है? भक्त कवि दुर्लभ जी, इनका संबंध वागड़ क्षेत्र से रहा है। भक्त कवि दुर्लभ जी, इनको राजस्थान का नरसिंह कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का नरसिंह किस संत को कहा जाता है? तो राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ जी को कहा जाता है, राजस्थान का नरसिंह। और इनका कार्य क्षेत्र वागड़ क्षेत्र रहा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखते हैं निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय इंपॉर्टेंट है। निष्कलंकी संप्रदाय, इस निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ है सबला गांव माही नदी के किनारे है, जो निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ है सबला गांव डूंगरपुर। संत मावजी इस निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? संत मावजी को माना जाता है। संत मावजी का जन्म सबला गांव डूंगरपुर में हुआ है और ये इस संप्रदाय में कृष्ण को निष्कलंकी अवतार के रूप में माना जाता है। भगवान कृष्ण को निष्कलंकी अवतार के रूप में माना जाता है, इसलिए इसको निष्कलंकी संप्रदाय नाम दिया है। संत मावजी के जो उपदेश है चोपड़ा ग्रंथ में है। चोपड़ा ग्रंथ का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो बताएंगे चोपड़ा ग्रंथ का संबंध निष्कलंकी संप्रदाय से है, संत मावजी से है। और चोपड़ा झील आ जाए तो याद रखेंगे चोपड़ा झील कहाँ स्थित है? चोपड़ा झील पाली में। इनके जो उपदेश है बागड़ी भाषा में लिखे गए हैं। संत मावजी के जो उपदेश है बागड़ी भाषा में है और ये सगुण और निर्गुण दोनों का समन्वय है। दो जो संप्रदाय अपने सगुण और निर्गुण है, एक तो निष्कलंकी संप्रदाय है और एक ध्यान रखेंगे चरणदासी संप्रदाय। अलवर में पढ़ेंगे अपने चरणदासी संप्रदाय ऐसा संप्रदाय जिसमें भगवान है लेकिन उसका कोई रूप नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो तो है निर्गुण संप्रदाय। ऐसा संप्रदाय जिसमें भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, जैसे वल्लभ संप्रदाय है, भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं, वो है सगुण। तो ये निष्कलंकी जो संप्रदाय है वो दोनों का मिश्रण है, सगुण और निर्गुण। इनके साथ साथ में चरणदासी का भी ध्यान रखेंगे, यह भी सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रित है।
चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, दाऊदी बोहरा संप्रदाय। दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की ये प्रधान पीठ है। यहाँ पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, पीर फखरुद्दीन की दरगाह है दाऊदी बोहरा संप्रदाय गलियाकोट में। और ध्यान रखना, ख्वाजा फखरुद्दीन आ जाए, ख्वाजा फखरुद्दीन आ जाए तो सरवाड़ में, और पीर फखरुद्दीन आ जाए तो ये है गलियाकोट में। और यहाँ मोहर्रम के 27वें दिन यहाँ उर्स लगता है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का गलियाकोट डूंगरपुर में। तो अपन ने देखा है कौन कौन से, भक्त कवि दुर्लभ जी राजस्थान का नरसिंह कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर बांसवाड़ा इनका कार्य क्षेत्र रहा, वागड़ क्षेत्र। निष्कलंकी संप्रदाय सबला गांव डूंगरपुर, संत मावजी है, भगवान कृष्ण का निष्कलंकी अवतार की पूजा करते हैं। और इनका प्रमुख ग्रंथ है चौपड़ा ग्रंथ है, वागड़ी भाषा में लिखा हुआ सगुण और निर्गुण। दाऊदी बोहरा संप्रदाय गलियाकोट पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख महल। डूंगरपुर के प्रमुख महल देखें, कौन कौन से प्रमुख महल है। एक थम्बिया महल, एक थम्बिया महल गेव सागर, गेव वे करना इसको, गेव सागर झील के किनारे उदय विलास महल में महारावल शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कुंवरी की स्मृति में शिवालय का निर्माण करवाया, जिसे एक थम्बिया महल भी कहते हैं। एक थम्बिया महल जो गेव सागर झील के किनारे है। और ध्यान रखना, अदर थम्बिया महल, अदर थम्ब महल कहाँ है, गोट मांगलोद। और एक थम्बा महल कहाँ है, एक थम्बा महल, एक थम्बा महल आ जाए तो वो है मंडोर, मंडोर जोधपुर में है। अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था एक थम्बा महल का, जिसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं, प्रहरी मीनार भी कहा जाता है एक थम्बिया महल को, एक थम्बा महल को प्रहरी मीनार। यहाँ पर कौन सा है, एक थम्बिया महल की बात की थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बादल महल, उदय विलास महल, जूना महल। जूना महल भी इंपॉर्टेंट है भाई, डूंगरपुर में है। वीर सिंह ने 1939 में डूंगरपुर में इनका निर्माण करवाया, और भित्ति चित्रों और शीशों के लिए ये इंपॉर्टेंट है जूना महल। तो एक थम्बिया महल, बादल महल, उदय विलास महल और जूना महल, ये डूंगरपुर में प्रमुख महल है। चले आगे बात करते हैं, प्रमुख लोक नृत्यों से संबंधित क्या क्या प्रश्न आते हैं डूंगरपुर से। लोक नृत्य में देखिए, पैजन नृत्य, पैजन नृत्य वागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर यह पैजन नृत्य किया जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पैजन नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गरबा नृत्य। गरबा नृत्य वागड़ क्षेत्र में, और नवरात्रा के अवसर पर यह गरबा नृत्य किया जाता है वागड़ क्षेत्र में। प्रमुख बोलियों की बात करें, वागड़ी बोली या वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, और इस बोली पर गुजराती बोली का, इस बोली पर गुजराती का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है वागड़ी बोली पर। और गियर्सन ने इस वागड़ी बोली को बिल्ली बोली कहा, बिल्ली बोली है। पूछा जाता है कि गियर्सन ने कौन सी बोली को बिल्ली बोली कहा है, तो वागड़ी बोली को बिल्ली बोली कहा है। ठीक है, तो ये हो गए नृत्य, और अपने बोलियों की बात की, पैजन नृत्य, गरबा नृत्य। बोलियों में देखा था अपने वागड़ी बोली। आगे बात करते हैं प्रमुख जनजाति। डूंगरपुर जिले से में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो यहाँ पे है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती, सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है डूंगरपुर के। और इसकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। डामोर जनजाति है जो उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है, और ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति जो वनों पर आश्रित नहीं है, जबकि ये खेती और पशुपालन का काम करते हैं, खेती और पशुपालन का काम करते हैं डामोर जनजाति। इस जनजाति के पुरुष महिलाओं के समान आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं, और ये एकलवादी होते हैं, मतलब एकल परिवार में होते हैं। लड़के की शादी होती, शादी होते उनको मूल परिवार से अलग कर दिया जाता है, एकलवादी में ये रहते हैं। शब्दावली की ध्यान रखना, फला गांव के जो
छोटी इकाई होती है उसको फला कहते हैं। मुखी, मुखिया को, गांव के मुखिया को मुखी कहते हैं। चाड़िया, होली के अवसर पर एक उत्सव मनाते हैं, चाड़िया उत्सव मनाते हैं होली के अवसर पर। डामोर जनजाति है। और दो मेले भी इनका ध्यान रखना है डामोर जनजाति के। एक तो जेला बाबूजी का मेला पंचमहल गुजरात में बढ़ता है, और ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर, ये भी डामोर जनजाति से संबंधित है। तो डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में है। इनकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। एकमात्र ऐसी जनजाति जो वनों में निवास नहीं करती है, खेती और पशुपालन का काम करती है। पुरुष जो है महिलाओं के समान आभूषण पहनने के शौकीन है, एकलवादी होते हैं। शादी होते ही लड़के को अलग कर दिया जाता है। शब्दावली में फला, मुखी, चाड़िया उत्सव का ध्यान रखना है, मेले का ध्यान रखना। जेला बाउसी का मेला और ग्यारस की रेवाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में बढ़ता है। ये हो गई प्रमुख जनजातियों की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख सिक्के। डूंगरपुर रियासत में कौन कौन से सिक्के हैं? तो सिक्कों की बात करें तो उदयशाही सिक्के हैं। उदयशाही सिक्के, ये इंपॉर्टेंट, उदयशाही सिक्के ध्यान रखना। उदयशाही सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो डूंगरपुर रियासत में प्रचलित था। त्रिशूलिया, सालिमशाही, पत्रितिरिया, इसको भी आप देख सकते हैं। प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक संगठन। प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक संगठन खांडलाई आश्रम। खांडलाई आश्रम 1934 में सागवाड़ा डूंगरपुर में इसकी स्थापना की खांडलाई आश्रम, और इसके संस्थापक है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा खांडलाई आश्रम के संस्थापक है। आदिवासी भीलों हरिजनों में शिक्षा के प्रचार करने के उद्देश्य से इस खांडलाई आश्रम की स्थापना की जाती है। वागड़ सेवा मंदिर। वागड़ सेवा मंदिर का ध्यान रखोगे 1940 में वागड़ सेवा मंदिर गौरीशंकर और भोगीलाल पांड्या ने इस वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की है। ठीक है, एक वनवासी सेवा संघ की स्थापना 1940 डूंगरपुर में की जाती है। तो सिक्के और दो राजनीतिक संगठन होते हैं, खांडलाई आश्रम, वागड़ सेवा मंदिर, वनवासी सेवा संघ, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का जन्म 1858 डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में एक बंजारे के घर हुआ था। बासिया गांव में एक बंजारे के घर जन्म हुआ था गोविंद गिरी का। गोविंद गिरी जी के जन्म जीवन पर दयानंद सरस्वती व आर्य समाज का काफी प्रभाव पड़ा। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का प्रभाव पड़ा, और 1883 में इन्होंने सिरोही में संप सभा, संप, इसको संप करना, संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना की कहाँ पर? 1883 में। इस संप सभा का अर्थ होता है प्रेम सभा। बेलू में सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने एक संप सभा की स्थापना की है 1883 में। इस संप सभा का वार्षिक अधिवेशन प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर मनाया गया। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में। ठीक है, पहला वार्षिक अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पे मनाया गया है आश्विन पूर्णिमा को। फिर 1911 में भगत पंथ चलाया था। इस भगत पंथ से ही आगे चल करके आंदोलन का नाम पड़ गया था भगत आंदोलन। तो भील जनजाति आंदोलन में, भील आंदोलन में एक आंदोलन है भगत आंदोलन, इंपॉर्टेंट है। भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो भगत आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने। इन्होंने 1911 में भगत पंथ चलाया था। भीलों में सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। फिर इसी संप सभा का 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, जिस पर एमबीसी के सैनिकों के द्वारा गोलियां चलाने से कई भील शहीद हो गए थे, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। इसको अपन बांसवाड़ा जिले में पढ़ेंगे। तो गोविंद गिरी देखा था। उसके बाद बात करते हैं भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का जन्म 1904 में डूंगरपुर जिले में हुआ था। डूंगरपुर जिले में भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ है।
इन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। प्रमुख प्रजामंडल भी याद रखना, डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। इंपॉर्टेंट है, 1944 में इसकी स्थापना होती है और डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक है भोगीलाल पांड्या, जिनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डूंगरपुर से संबंधित प्रमुख घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं डूंगरपुर जिले से संबंधित है जिनसे प्रश्न आता है? पूनावाड़ा कांड। पूनावाड़ा कांड 1947 में पूनावाड़ा जगह है डूंगरपुर में, वहाँ एक विद्यालय का संचालन कर रहे थे शिवराम भील। शिवराम जी भील को रियासती सैनिकों ने बेरहमी से पीटा था। इस घटना को पूनावाड़ा कांड कहा जाता है। अगला है रास्तापाल कांड। रास्तापाल कांड इंपॉर्टेंट है। रास्तापाल कांड 19 जून 1947 देश आजाद हो रहा था, उसके कुछ दिन पहले की ही बात थी। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव में एक पाठशाला चलाई जा रही थी नाना भाई खाट और सेंगा भाई खाट के द्वारा। रियासत के जो सैनिक आए थे जिनमें नाना भाई खाट की हत्या कर दी थी, इनको कहा कि आप पाठशाला को बंद कर दीजिए। तो नाना भाई खाट और सेंगा भाई खाट ने कहा था कि हम तो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के लिए, आप विद्यालय को क्यों बंद करवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वे नहीं, आपको विद्यालय बंद करना है। तो नाना भाई खाट ने मना किया कि नहीं करेंगे। तो सेंगा भाई खाट को ट्रक के बांध करके घसीट के ले जा रहे थे। इस समय नाना भाई खाट जाते हैं तो इनको वहीं पर रियासत के सैनिकों ने नाना भाई खाट की हत्या कर देते हैं और सेंगा भाई खाट को घसीट करके ले जाया जा रहा था। तो उसी वक्त 13 वर्षीय एक बालिका थी, कोई साहस नहीं किया था कि सेंगा भाई को बचाया जाए, अध्यापक सेंगा भाई को बचाए। लेकिन एक छोटी सी बालिका काली बाई जो आती है और वो उस रस्सी को काट देती है। तो अपने गुरुजी को तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन उनके ऊपर सैनिकों ने गोलियां चला दी है, जिसके कारण 21 जून 1947 को काली बाई शहीद हो जाती है। इस घटना को रास्तापाल कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में काली बाई पुरस्कार दिया जाता है। तो काली बाई पुरस्कार जो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, करौली की कमला बाई को ये पहला पुरस्कार दिया था। काली बाई पुरस्कार, पहला काली बाई पुरस्कार किसको दिया था? 2005 में करौली की कमला बाई को यह पुरस्कार दिया गया था। करौली की कमला बाई को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो पूनावाड़ा कांड, रास्तापाल कांड याद रखेंगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। यह है काली बाई, गुरु भक्त बालिका काली बाई है। ये सेंगा बाई को घसीट करके ले जाया जा रहा था, जिससे हंसिया दांतली से काली बाई ने इस रस्सी को काट दी थी। नेक्स्ट अन्य तथ्य की बात करते हैं, और इम्पोर्टेंट तथ्य है जिससे डूंगरपुर से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आता है। करक रेखा राज्य के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर के गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करक रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर के गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर के दक्षिण में, बांसवाड़ा के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सबसे कम दर, वाष्पोत्सर्जन की सबसे कम दर वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। फिर बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। कितना है? 994। सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है, 994। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। सर्वाधिक डूंगरपुर का है और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर का। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? धौलपुर का। सर्वाधिक है डूंगरपुर का। और सर्वाधिक लिंगानुपात में कमी भी डूंगरपुर की हुई है। 2001 की जनगणना में डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात
1022 के आसपास था, 1022 था और अभी बहुत कमी हुई है, तो 1022 से सीधा 1000 से नीचे आकर के 994 हो जाता। 2011 की जनगणना में 994। नेक्स्ट बात करते हैं, गोबर के कंडे से खेली जाने वाली होली गलियाकोट की प्रसिद्ध है। गोबर के कंडे से खेली जाने वाली होली गलियाकोट की प्रसिद्ध है। राजस्थान में रुख बायला कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत डूंगरपुर जिले से राजीव गांधी ने आरंभ की है। रुख बायला का मतलब होता वृक्ष मित्र। रुख यानी वृक्ष, बायला यानी मित्र। रुख बायला का संबंध किससे है? तो ये वृक्ष मित्र से संबंधित है। डूंगरपुर जिले से इसका आरंभ किया गया है। प्रथम पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला है डूंगरपुर और देश की प्रथम आदिवासी महिला सहकारी निजी बैंक है बरबुंदनिया गांव डूंगरपुर। बरबुंदनिया गांव डूंगरपुर है, ये देश की प्रथम आदिवासी महिला निजी बैंक है, सहकारी निजी बैंक है। राज्य में सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में लगते हैं। जो लोक मेले होते हैं, लोक मेले सबसे ज्यादा लोक मेले कहाँ लगते हैं? डूंगरपुर में। 21 लोक मेले लगते हैं डूंगरपुर में। जबकि सबसे ज्यादा पशु मेले आ जाए तो पशु मेले नागौर में है और सर्वाधिक लोक मेले कहाँ लगते हैं? डूंगरपुर जिले में लगते हैं। कितने? 21। डूंगरपुर के खरदड़ा गांव के क्षेत्रपाल का यह मंदिर प्रसिद्ध है। खरदड़ा गांव में क्षेत्रपाल का मंदिर। तो ये अपन ने डूंगरपुर से और अन्य तथ्यों के बारे में बात की है। चलिए अब इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न डूंगरपुर से संबंधित। यस, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? वागड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, भोगीलाल पांड्या या गोकुल भाई भट्ट? तो वागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। मेवाड़ का गांधी कहते हैं माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। चले आगे बात करते हैं, भगत आंदोलन किसने चलाया था? भगत आंदोलन किसने चलाया था? संत मावजी, भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत या गोविंद गिरी ने? भगत आंदोलन, तो भगत आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने। 1911 में भगत पंथ की स्थापना की थी और उससे पहले 1883 में संप सभा की स्थापना की थी सिरोही में। फिर 1903 में उसका पहला अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पे होता है। 1911 में भगत पंथ की स्थापना की और भगत आंदोलन चलाया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असुमेलित को अपने को छांटना है? बीजवा माता का मेला शीतला सप्तमी बीज को पड़ता है। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा, बेणेश्वर मेला कार्तिक पूर्णिमा, नीला पानी का मेला कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। तो बेणेश्वर मेला ये अलग हो जाएगा, ये गलत है। बेणेश्वर मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को पड़ता है। कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला पड़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ, कांठल का कुंभ है ना, दक्षिणी राजस्थान का कुंभ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर डूंगरपुर जिले में नहीं है? शिव ज्ञानेश्वर शिवालय, विजयराजेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर शिव मंदिर और मंगलेश्वर महादेव शिव मंदिर। तो डूंगरपुर में यहाँ मंगलेश्वर महादेव शिव मंदिर नहीं है, ये चित्तौड़ में स्थित है। अगला, निम्न में से किसके द्वारा वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की? वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल जी तेजावत। तो वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की है? भोगीलाल पांड्या जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, जनजातीय क्षेत्र में स्थापित होने वाला देश का पहला महिला सहकारी मिनी बैंक कहाँ है? सागवाड़ा, बरबुदनिया, मोहनगढ़ या बिछावाड़ा? तो आंसर हो जाएगा बरबुदनिया। नेक्स्ट, डूंगरपुर जिले में बीजवा माता का मेला कहाँ लगता है? बीजवा माता का मेला कहाँ लगता है? तो आंसर हो जाएगा आसपुर में लगता है।
अगला, वागड़ के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या या शंकर लाल उपाध्याय। तो राइट आंसर हो जाएगा शंकर लाल उपाध्याय। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, एकीकरण के समय डूंगरपुर के राजा कौन थे? जब एकीकरण किया जा रहा था, डूंगरपुर का विलय कब हुआ था? दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को। इस समय डूंगरपुर के शासक कौन थे? डूंगर सिंह, पृथ्वी सिंह, विजय सिंह या लक्ष्मण सिंह? तो एकीकरण के समय डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, डूंगरपुर के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी? खानवा का युद्ध याद रखना, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें सांगा की सहायता के लिए डूंगरपुर से गए थे महारावल उदय सिंह और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट, गोविंद गिरी द्वारा संप सभा की स्थापना कब की गई है? संप सभा की स्थापना कब की गई है? संप सभा की स्थापना कब की गई है? 1883 में की गई है। कहाँ की गई थी? सिरोही में की गई थी। सिरोही में। संप सभा का अर्थ होता प्रेम सभा। बेलों में सामाजिक उत्थान के लिए इस संप सभा की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, वागड़ी बोली को बीली बोली कहने वाले विद्वान कौन थे? किसने वागड़ी बोली को बीली बोली कहा था? वागड़ी बोली या वागड़ी बोली, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है। ठीक है, और ध्यान रखना, गियर्सन इन्होंने ही राजस्थानी बोली का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था, गियर्सन ने। नेक्स्ट, निम्न में से किसने खांडलाई आश्रम की स्थापना की? खांडलाई आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो क्या होगा आंसर? खांडलाई आश्रम भोगीलाल जी पांड्या के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? किनको राजस्थान का नरसिंह कहते हैं? तो राजस्थान का नरसिंह हो जाएगा भक्त कवि दुर्लभ जी। इनका क्षेत्र कौन सा रहता है? वागड़ क्षेत्र इनका कार्य क्षेत्र रहता है, जिनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा, मतलब निम्न में से किसका संबंध रास्तापाल कांड से नहीं है? रास्तापाल घटना से नहीं है। नाना भाई, काली भाई, सेंगा भाई या भीखा भाई? तो नाना भाई खाट थे रास्तापाल कांड से, काली बाई थी, सेंगा भाई थे, भीखा भाई का संबंध रास्तापाल घटना से नहीं है। डूंगरपुर से तो है, लेकिन रास्तापाल घटना से नहीं है। कब हुई थी रास्तापाल गांव की घटना? तो बताएंगे 19 जून 1947 को हुई थी रास्तापाल गांव की घटना। संत मावजी के उपदेश कौन से ग्रंथ में संग्रहित है? संत मावजी के जो उपदेश है कौन से ग्रंथ में संग्रहित है? तो संत मावजी के उपदेश चोपड़ा ग्रंथ में संग्रहित है। कौन सी भाषा में है? तो ये भी ध्यान रखना, ये है वागड़ी भाषा में या बागड़ी भाषा में लिखे हुए हैं संत मावजी के उपदेश। संत मावजी जिन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी डूंगरपुर जिले में नहीं है? रानी जी की बावड़ी, उदय बावड़ी, नौलखा बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी ये नहीं है। रानी जी की बावड़ी कहाँ होगी? रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। बूंदी में है ना। बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं रानी जी की बावड़ी। अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। डूंगरपुर जिले के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देश का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है। सोम कमला अम्बा परियोजना इसी जिले से है। कटरा और पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन इसी जिले है। इनमें से कोई नहीं है। असत्य वाला कोई कथन है ही नहीं, सारे कथन सही है। चले आगे बात करते हैं। 1527 में ईस्वी में डूंगरपुर की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो 1527 में डूंगरपुर की स्थापना स्वतंत्र रूप से पृथ्वी सिंह के द्वारा की जाती है। पृथ्वी सिंह के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, डूंगरपुर जिले में
कौन सा मंदिर नहीं है? श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पर भी है। चार भुजा मंदिर, धन माता, कालिका माता, चार भुजा का मंदिर ये नहीं, ये गढ़बोर चार भुजा राजसमंद में। नेक्स्ट, डूंगरपुर जिले में स्थित बासिया गांव का संबंध किससे है? बासिया गांव का संबंध किससे है तो क्या बताएंगे? बासिया गांव में 1858 में गोविंद गिरी का जन्म हुआ था बंजारे के घर में। नेक्स्ट, कौन सा महल डूंगरपुर जिले से संबंधित नहीं है? उदय विलास, मुबारक महल, जूना महल, एक थम्बिया महल, तो मुबारक महल नहीं है। मुबारक महल कहाँ है? ये टोंक में है और एक जयपुर में है मुबारक महल। नेक्स्ट, कौन सा असुमेलित है? राय रमन होली चैत्रमा, नीला पानी का मेला हाथोड़ गांव, बेणेश्वर मेला वैशाख पूर्णिमा, पितृ महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकादशी, तो वैशाख पूर्णिमा ये गलत हो जाएगा। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा। नेक्स्ट, आदिवासी समुदाय द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली जो खेती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जूमिंग कृषि भी कहते हैं, बालरा कृषि भी कहते हैं, चीमाता भी कहते हैं, दाजिया भी कहते हैं, है ना। दाजिया कृषि, मैदानी क्षेत्रों में दाजिया कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में चीमाता कहते हैं, वालरा कृषि भी कहते हैं, जूमिंग कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? डूंगरपुर जिले में हो जाएगा तो डूंगरपुर में डामोर सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध डूंगरपुर जिले से नहीं है? देव सोमनाथ मंदिर, हरणी महादेव, राजाजी छत्री हरि मंदिर, तो ये हो जाएगा हरणी महादेव, ये डूंगरपुर से नहीं है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना तो 1944 में हुई है। भोगीलाल जी पांड्या इसके संस्थापक है। भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक है। किस उत्सव का संबंध डूंगरपुर जिले से है? अन्नकूट महोत्सव, फूलडोल, रथ उत्सव, मेरा उत्सव, तो डूंगरपुर जिले से कौन सा हो जाएगा? रथ उत्सव। अन्नकूट महोत्सव तो नाथद्वारा का है, फूलडोल उत्सव शाहपुरा भिलवाड़ा, मेरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ से है। नेक्स्ट, संत मावजी का संबंध किस संप्रदाय से है? संत मावजी का संबंध लकुली संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बोहरा संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, तो संत मावजी हो जाएंगे निष्कलंकी संप्रदाय। बोहरा दाऊदी बोहरा संप्रदाय तो फिर फखरुद्दीन की दरगाह है यहाँ पे गलियाकोट डूंगरपुर में। लकुली संप्रदाय तो ये अपने एकलिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर में। नेक्स्ट, निम्न में से कहाँ पर फखरुद्दीन की दरगाह है? तो फिर फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। झील जलाशय जो डूंगरपुर में नहीं है, गजपुर, गैप सागर, गढ़सीसर, लोडीसर, तो गढ़सीसर नहीं है। गढ़सीसर कहाँ है? यह जैसलमेर में। नेक्स्ट, डूंगरपुर जिला किस लोकसभा क्षेत्र में शामिल है? तो आंसर बताएंगे बांसवाड़ा। डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? 994, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। किस जिले की सीमा डूंगरपुर जिले को स्पर्श नहीं करती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, तो चित्तौड़ से अब स्पर्श नहीं करती है। डूंगरपुर जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो डूंगरपुर जिले की सीमा हो जाएगी अपने कौन से राज्य के साथ है? गुजरात राज्य के साथ लगती है। अगला, डूंगरपुर जिले का शुभंकर कौन सा है? तो डूंगरपुर जिले का शुभंकर हो जाएगा जंगली दोग। अगला, किस नदी, निम्न में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र डूंगरपुर जिले में नहीं है? साबरमती, जाकम, माई, सोम। जाकम बहती, माई बहती, साबरमती नहीं बहती है, तो उदयपुर से गुजरात में चली जाती है। डूंगरपुर जिले के निवासी वह व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, इंपोर्टेंट है, इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित कर रखा है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी को डूंगरपुर जिले से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर मेला को कहते हैं। नवाटापुरा माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? रमकड़ा उद्योग सोपस्टोन, गलियाकोट, डूंगरपुर, माई नदी के किनारे हैं।
वागड़ की मीराबाई किसे कहते हैं? वागड़ की मीराबाई गौरीबाई को कहते हैं वागड़ की मीराबाई। डूंगरपुर जिले का मांडू की पाल क्षेत्र कौन से खनिज के लिए है? तो ये हो जाएगा अपने फ्लोस्पार खनिज के लिए, फ्लोस्पार खनिज के लिए। डूंगरपुर जिले के लिए भौगोलिक उपनाम कौन सा है? सौ द्वीपों का शहर। सौ द्वीपों का शहर तो बांसवाड़ा को कहते हैं। पंवारों की नगरी यह भी नहीं, हेरिटेज सिटी पहाड़ों की नगरी, पंवारों की नगरी डीग को कहते हैं पंवारों की नगरी है। और पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कहते हैं डूंगरपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। डूंगरपुर की स्थापना कब होती है? तो डूंगरपुर की स्थापना 1358 में। और प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर डूंगरपुर जिले में कौन सा है? सॉरी ऐसा बताना। तो यह आंसर हो जाएगा मुरला गणेश जी। बाजना गणेश सिरोही में है। त्रिनेत्र गणेश जी अपने रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। ठीक है। हेरम्ब गणेश कहाँ है? हेरम्ब गणेश बीकानेर में देखेंगे। खड़े गणेश कहाँ है? कोटा में है। ठीक है। तो ये अपन ने देखा है डूंगरपुर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, और इसमें अपन ने ज्योग्राफी, कला, संस्कृति, इतिहास से जुड़े हुए सभी तथ्यों को अपन ने ध्यान में रखते हुए पूरे डिटेल से पढ़ा है। और यदि कोई चीज़ रह गई है तो कमेंट में लिख करके आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे अब अपन नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।